नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में एक जासूसी कहानी की पड़ताल करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी शानदार सभ्यता की जो अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ गई जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता ने अपनी कहानियों, अपने ज्ञान का एक पुस्तकालय तो छोड़ा, पर हम उसकी चाबी ही खो दें। बस यही है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य, सिंधु घाटी की लिपि। एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। सोचिए, उस सभ्यता के ना जाने कितने राज, कितनी बातें इन खामोश निशानों में छिपी हैं और बस हमारे पढ़ने का इंतजार कर रही हैं। अच्छा, तो चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। ये कोई 100-200 साल की कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास की। ये सभ्यता हजारों सालों तक फली फूली। मतलब जब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताएं थीं, तब ये लोग भी थे और फिर एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ये टाइमलाइन हमें बस ये एहसास दिलाती है कि उनकी विरासत कितनी लंबी और शानदार रही होगी। तो एक जासूस की तरह हमारी जांच का पहला सुराग वो है इनके बसाए हुए शहर। और ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं। नहीं नहीं, ये तो इंजीनियरिंग के कमाल थे। इस बात पे जरा गौर कीजिए कि इनके शहर कितने कितने ज्यादा व्यवस्थित थे। जरा कल्पना करके देखिए, एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। हर घर एक ढकी हुई नाली से जुड़ा है। मतलब उस जमाने में भी साफ सफाई का इतना ध्यान। और सबसे हैरत की बात, एक ही साइज की पक्की ईंटें जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इस्तेमाल हो रही थीं। सच कहूं तो ये प्लानिंग आज के कई मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। तो ये जो एक जैसी चीजें हर जगह मिल रही हैं, इसे कहते हैं मानकीकरण। और इसका सीधा सा मतलब है कंट्रोल और स्थिरता। सोचिए, जब एक बहुत बड़े इलाके में हर ईंट का साइज एक जैसा हो, वजन तोलने वाले बाट एक जैसे हों, तो ये क्या बताता है? ये एक बहुत ही ज्यादा विकसित और सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड समाज की तरफ इशारा करता है। और बस यहीं आकर ये पहेली और उलझ जाती है। इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन तो था, पर हमें राजाओं या बड़े-बड़े महलों का कोई सबूत ही नहीं मिलता। तो फिर इन्हें चला कौन रहा था? आखिर सत्ता थी किसके हाथ में? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी गुत्थी बना हुआ है। तो चलिए अब बड़े-बड़े शहरों से हटकर उन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। क्योंकि अक्सर सबसे बड़े राज इन्हीं छोटे-छोटे सुरागों में छिपे होते हैं। ये देखिए, ये है सिंधु घाटी की मोहरें। साइज में छोटी पर जानकारी का खजाना है। और कितनी खूबसूरत है ये कलाकृतियां, है ना? खास तौर पे ये एक सींग वाले जानवर वाली मोहर, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं। ये तो उनकी सबसे मशहूर निशानी बन गई है। पर एक मिनट, ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये मोहरें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समाज को चलाने के लिए जरूरी औजार थीं। ये उनकी पहचान थी, उनका अधिकार थी। ये मोहरें कितने काम आती थीं, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। मान लीजिए एक व्यापारी है जिसे अपना सामान मेसोपोटामिया भेजना है। वो क्या करेगा? वो अपने सामान के बंडल पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर अपनी मोहर छाप देगा। ये इस बात की गारंटी थी कि सामान असली है और रास्ते में इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। व्यापार, अथॉरिटी, पहचान, ये छोटी सी दिखने वाली मोहरें असल में उनके समाज की इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थीं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से आगे बढ़कर अब जरा उनकी संस्कृति में झांकते हैं। हमें खुदाई में टेराकोटा की बनी ऐसी कई छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। और इनमें से ज्यादातर महिलाओं की हैं, जिन्हें अक्सर मातृ देवी या मदर गॉडेस कहा जाता है। तो ये मूर्तियां हमें क्या कहानी सुनाती हैं? शायद ये बताती हैं कि उस समाज में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा और जरूरी था। हो सकता है वो किसी देवी की पूजा करते थे जो जीवन और उर्वरता का प्रतीक हो। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि उनका समाज शायद काफी हद तक बराबरी पर आधारित था, जहां महिलाओं के भी पब्लिक रोल्स थे, जो उस जमाने के हिसाब से तो एक बहुत ही आगे की सोच है। अब हमारी जांच का दायरा सिंधु घाटी से भी बाहर निकल रहा है। देखिए, ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वे तो उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी यानी कांस्य युग के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक थे।
और एक्सपर्ट जेन मैकिन्टॉश तो साफ कहती हैं कि सिंधु घाटी के लोग यानी हड़प्पावासी दूर दराज की सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार करते थे। वो सिर्फ पार्टनर नहीं थे बल्कि इस ट्रेड को चला रहे थे, इसे लीड कर रहे थे। और इसके हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया में हमें सिंधु घाटी की मुहरें मिली हैं। इतना ही नहीं, वहां के पुराने ग्रंथों में मेलुहा नाम की एक अमीर जमीन का जिक्र है और माना जाता है कि ये मेलुहा सिंधु क्षेत्र ही था। उन्होंने तो मेलुहा भाषा के ट्रांसलेटर तक का जिक्र किया है। ये सब सबूत मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क। और अब हम आते हैं अपनी जांच के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। इतनी तरक्की करने वाली सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? इस केस में दो मेन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है जलवायु परिवर्तन की, मतलब धीरे धीरे मौसम बदला, नदियां सूख गईं और खाने पीने की कमी हो गई, जिससे लोगों को अपने शहर छोड़कर जाना पड़ा। दूसरी थ्योरी, जो थोड़ी पुरानी और अब विवादित भी है, वो है आर्य आक्रमण की। ये कहती है कि बाहर से आए कुछ समूहों ने उन पर हमला किया। जाहिर है दोनों ही थ्योरीज के पक्ष और विपक्ष में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास कोई एक पक्का सबूत, कोई स्मोकिंग गन नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि इसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई चीजों का मिला-जुला असर था, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ट्रेड में कमी और शायद थोड़े बहुत आपसी झगड़े। सब कुछ एक साथ हुआ होगा। और इसी के साथ हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उनकी वो लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। जब तक हम उसे डिकोड नहीं कर लेते, उनके आखिरी दिनों की पूरी कहानी उन्हीं के शब्दों में हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगी। सिंधु घाटी का ये अनसुलझा मामला हमें याद दिलाता है कि हमारे इतिहास में अब भी कितने ही रहस्य दफन हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी कहानी के और कौन-कौन से राज हैं जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।